हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आज हम एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। 10th क्लास का सबसे रद्दी चैप्टर है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, आप उन्हें 100% सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हैं, ताकि आपका मैथ जो है वो स्ट्रांग हो सके। इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी हमें स्टार्टिंग करनी है एक इम्पोर्टेंट टर्म से, जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सीक्वेंस बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, उसे हम बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स। हम सब जानते हैं कि यदि हम किसी भी नंबर को रैंडमली ऐसे ही लेके यदि उनको सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट करते हैं, तो उससे जो बनेगा उसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स सीक्वेंस कहते हैं। जैसे सपोज करो, यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिए और उनका अरेंजमेंट एक सीक्वेंस के फॉर्मेट में कर दिया। जैसे सपोज 10, 15, 25, 30, 32, इस टाइप से हमने इनका अरेंजमेंट कर दिया। हमने और नंबर लिए, उनका अरेंजमेंट भी कर दिया। सपोज करो हमने 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 8 लिया, 10 लिया और इनका अरेंजमेंट इस टाइप से कर दिया। इसमें कोई रूल्स नहीं होता है कि इनका अरेंजमेंट कैसे करना है। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चाहे जैसे इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? लिस्ट ऑफ नंबर्स। बस इतना ध्यान में रखना है कि नंबर हमें एक लिस्ट के रूप में अरेंजमेंट करने हैं। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर नंबरों को अरेंजमेंट करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हम एक और नंबर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। सपोज करो हमने 2, 4, 6, 8, 10 और डैश। इस प्रकार से हमने आपके सामने 3 नंबर ऑफ लिस्ट बनाए। पहला नंबर ऑफ लिस्ट क्या है बेटा? 10, 15, 25, 30 एंड 32 और डैश ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा नंबर ऑफ लिस्ट क्या है बेटा? 2, 3, 5, 8, 10 डैश। इसके बाद तीसरी लिस्ट ऑफ नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा कि लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब है किन्हीं भी नंबरों को यदि हम एक लिस्ट के फॉर्मेट में अरेंजमेंट करते हैं, तो उससे जो हमें मिलेगा उसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स, या उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि यदि कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को या सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स एपी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, विशेष प्रॉपर्टी क्या है, जिसे कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉलो करेगा, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स एपी कहेंगे। तो उसे आप यहाँ पे ध्यान से समझो। जब भी हमें किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करना हो, तो हम चेक करेंगे कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स के हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा? 5 है। 15 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। 25 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। 30 और 32 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो आप यहाँ पे समझोगे कि जब इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस अलग अलग हो, कैसा हो बेटा? डिफरेंट होगा, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को
हम एपी नहीं कहेंगे। दैट मीन्स जो फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी नहीं है। इसके बाद हम दूसरी लिस्ट ऑफ नंबर्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा बेटा 1। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3। 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। तो यहाँ का भी जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। दैट मीन्स जो सेकेंड लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो भी हमारा एपी नहीं कहलाएगा। अब हम चेक करेंगे थर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो आप देखोगे कि 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। 2 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 2 है। 8 और 10 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 2 है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जब भी किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स के जो टर्म्स गिवन होंगे उनके बीच का डिफरेंस यदि सेम रहे, एक सा रहे, तो उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा एपी कहते हैं। क्या कहते हैं एपी कहते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हमें समझना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। दैट मीन्स जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। दैट मीन्स उसे कैसे लिखा जाएगा। तो इसके 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहला फॉर्म होता है हमारा A1 A2 A3 डैश डैश करके AN। दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे A1 या इसको हम ए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं ए कह सकते हैं। सेकेंड टर्म जो होगी उसका क्या नाम होगा A2 A3 A4 A5 और लास्ट टर्म जो होगी वो कहलाएगी बेटा AN। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी है। दैट मीन्स कोई एपी यदि रिप्रेजेंट की जाएगी या लिखी जाएगी तो वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंजमेंट होगा। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और डेट डैश ए एंड का मतलब है लास्ट टर्म। अब यदि हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को ब्रेक करें तो A1 या ए की जगह पे ए ही रहेगा। जो A2 टर्म्स है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं A1 प्लस डी। जो A3 है इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। जो AN है इसको लिख सकते हैं A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो जिस सेकेंड जो फॉर्मेट हमने लिखा है वो स्टैंडर्ड एपी का ब्रेक किया हुआ फॉर्मेट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस फॉर्मेट से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनको सॉल्व करना बिल्कुल आसान होता है। बस हमें उस टर्म को ब्रेक कैसे किया जाए इसका अनुभव या इसका नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म ही लिखेंगे जैसे हो वैसे ही लिखेंगे। लेकिन जो सेकेंड टर्म है उसको हम A1 प्लस डी के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। A3 को हम A1 प्लस 2D के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही आगे भी करेंगे। और AN को जो है वो A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मेट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज सीख ली जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि सपोज हमारे पास अगर कोई टर्म गिवन हो जैसे A10 को अगर हमें ब्रेक करना हो तो A10 को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 9D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 9D लिख सकते हैं। इसी टाइप से यदि हमें A15 को ब्रेक करना हो तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा इसे हम A1 प्लस 14D। दैट मीन्स जो टर्म होगी उसमें एक कम करके उतने डी को प्लस करना है किसके साथ फर्स्ट टर्म के साथ। जैसे हम एक
21 को ब्रेक करना चाहें तो हम लिखेंगे A1 प्लस 20D। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक, यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं, जिससे हमें भी चिंता कम होगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या क्या सीख रहे हैं और क्या उन्हें समझ में आ रहा है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमें बात समझनी है कि ये डी क्या है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वो डी आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो डी है क्या? तो यहाँ पे जो डी का पूरा नाम है, जो फुल फॉर्म है, वो होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में हम आगे हर एक चीज को डिटेल में समझने वाले हैं, यदि आपको इतने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आगे, तो और भी कॉन्सेप्ट हमें ध्यान से समझना है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक एपी गिवन है, या सपोज करो कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, एपी भी नहीं हमने यहाँ पे माना, यहाँ पे हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर लिया, लिस्ट ऑफ नंबर्स लिया 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंड 60 और डैश डैश करके 100 तक हमने इसको अरेंजमेंट किया। अब पहले हम चेक करेंगे कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है वो एपी के फॉर्मेट में है या एपी के फॉर्मेट में नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 10 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 है। दैट मीन्स जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इसको हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे, यानी कि एपी है। जब एपी है तो इसे हम एपी के फॉर्मेट में, दैट मीन्स A1, A2, A3, A4, A5, A6 डैश डैश और AN के फॉर्मेट में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो A1 है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। AN का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। और इस एपी में जितने पद होंगे, जितने टर्म होंगे, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। दैट मीन्स एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म। अब हमें यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट डी, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डिफाइन कैसे किया जाएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब भी कॉमन डिफरेंस को हमें डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एपी के किन्हीं भी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म को लेके आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम A2 माइनस A1 करके भी D को डिफाइन कर सकते हैं, हम A3 माइनस A2 करके भी D की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी एपी में D की वैल्यू का अरेंजमेंट बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे का जो बेसिक है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको ध्यान से समझना है और उन फॉर्मूले का यूज कहाँ पे किया जाएगा उसको भी हमें यहाँ पे देखना है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे अदर जो चैनल है उस पर कमेंट करते हैं कि सर फ्री में पढ़ाइए, फ्री में पढ़ाइए, लेकिन टीचर आपको फ्री में उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं कराते हैं क्योंकि उनके जो चैनल है वो बहुत बड़े हैं और इस वजह से जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कराते हैं। उनका टारगेट है पैसे कमाना और वो पैसे कमा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि आप उन सब तक हमारी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो बच्चे फ्री में
एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस के साथ करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूले समझने हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहली बात तो यहाँ पे कौन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो ए एन का मतलब है लास्ट टर्म ऑफ एपी। ए का मतलब क्या है बेटा, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी। इसके बाद डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो चारों चीजें आपकी क्लियर होंगी किसको क्या बोलते हैं। ए एन का मतलब क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, दैट मीन्स उस एपी में कितने टर्म हैं। एंड डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब इस फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो इस फॉर्मूले से हम लास्ट टर्म की वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं, हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म को भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड हम कॉमन डिफरेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बार में केवल एक ही वैल्यू को डिफाइन किया जा सकता है। कहने का मतलब है यदि हमें ए एन की वैल्यू को डिफाइन करना है तो अदर 3 टर्म्स जो हैं वो हमें गिवन होनी चाहिए। यदि गिवन है तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप ए एन को डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही ए की वैल्यू को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एन की वैल्यू को भी और डी की वैल्यू को। इसी फॉर्मूले का एक और फॉर्मेट है, वो है बेटा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इसे बना दिया गया है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट ना करके उसको किससे बेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, एल से। दैट मीन्स यहाँ पे जो एल है वो लास्ट टर्म ऑफ एपी है। तो इतना है, और इस फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं है या अलग नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, केवल ए एन की जगह पे एल को रखा गया है। और इस फॉर्मूले में जो एल है वो भी लास्ट टर्म ऑफ एपी है। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर होगी। इसके बाद हमें और कुछ नया सीखना है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसे रफ करते हैं। इन सब चीज़ों को आप नोट जरूर करें ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके और ज़्यादा क्लियर होंगे। अब हमें बात करनी है सम ऑफ एपी, दैट मीन्स किसी भी एपी के सम को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो उसके लिए पहला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस ए एन। एंड थर्ड फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एल। तीनों फॉर्मूले सम ऑफ एपी के लिए ही है और तीनों फॉर्मूले का यूज हम सम ऑफ एपी डिफाइन करने के लिए ही करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जब तीनों फॉर्मूले एक ही चीज के लिए हैं तो 3 अलग अलग फॉर्मूले बनाए क्यों गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई होंगे। जैसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो किस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास ए की वैल्यू गिवन होगी और डी की वैल्यू गिवन होगी और साथ में हमारे पास
एन की वैल्यू गिवन होगी। तो उस कंडीशन में हम इस फर्स्ट फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है इसका यूज हमें तब करना है जब हमारे पास an की वैल्यू गिवन होगी। किसकी वैल्यू गिवन होगी बेटा? an की वैल्यू गिवन होगी। जो थर्ड फॉर्मूला है उसको हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास l की वैल्यू गिवन होगी। बाकी आप देखोगे ये जो है वो तीनों फॉर्मूले में कॉमन है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझना जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप देखोगे कि तीनों फॉर्मूले में n कॉमन है। मतलब ये हुआ कि बिना n के हम तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को नहीं लगा सकते हैं। n की जो वैल्यू है वो तीनों फॉर्मूले के लिए जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो a है वो भी तीनों में कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है d की वैल्यू में, an की वैल्यू में और l की वैल्यू में। यदि हमारे पास d गिवन है, अब इनको हम छोड़ रहे हैं, इनकी बात नहीं कर सकते। n और a तो जो है वो सभी के लिए जरूरी ही है। इसके अलावा a और n की वैल्यू तो सभी के लिए जरूरी है। इसके अलावा हम कैसे पता करेंगे कि कब किस फॉर्मूले को हमें लगाना है, किस फॉर्मूले का यूज करना है? तो यहाँ पे आप समझोगे कि यदि हमारे पास d की वैल्यू गिवन है तो हम फर्स्ट फॉर्मूले को लगाएंगे। यदि हमारे पास an की वैल्यू है तो हम सेकंड फॉर्मूले को लगाएंगे। यदि हमारे पास l की वैल्यू है तो हम इस थर्ड फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि कब किस फॉर्मूले को लगाना है, किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यदि आप ये गलती करोगे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका 10-10 मिनट भी लेके आए, फिर भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला लगना कौन सा है और आप लगा कौन से रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूले को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि किस सिचुएशन में किस फॉर्मूले को हमें लगाना है। यदि आप फॉर्मूला गलत ले लोगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना टाइम बर्बाद करोगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। हमारे पास सम ऑफ एपी डिफाइन करने के 3 फॉर्मूले हैं बेटा। कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले हैं। तीनों फॉर्मूले को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कब किस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि n और a की वैल्यू जो है वो तीनों फॉर्मूलों के लिए जरूरी है। यानी बिना n और a के हम किसी भी फॉर्मूले को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास n और a की वैल्यू है और हम कहें कि डिसाइड करो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर हम n और a की वैल्यू को देख के बता नहीं सकते कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब कौन सी वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो 3 वैल्यू हमने यहाँ पे अलग से लिखी हुई है। यदि हमारे पास d की वैल्यू है तो हम फर्स्ट फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यदि an की वैल्यू हमारे पास है तो हम सेकंड फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यदि हमारे पास l की वैल्यू है तो हम थर्ड फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपका काम बहुत आसान कर देंगे। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की जो आपके काम को बहुत आसान कर देगी। यानी कि जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे, उस क्वेश्चन को आप मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे फॉर्मूले अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। हर एक फॉर्मूले को बड़े ध्यान से समझिए और इनको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद आप इसका बार बार रिवीजन कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। इसमें हमें समझना है कि an इक्वल टू होता है sn माइनस sn माइनस 1 के। दैट मीन्स अगर हमें लास्ट टर्म किसी एपी का डिफाइन करना है तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे an इक्वल टू sn माइनस
एस n माइनस 1। क्वेश्चन के थ्रू हम इसे और डिटेल में भी समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है बेटा कि इफ ए बी एंड सी आर इन एपी सो बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझिए। इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, कहने का मतलब है कि जब ए बी एंड सी तीनों केस में हो, एपी में हो, सो बी इक्वल टू, दैट मीन्स जो मिड वैल्यू है बी इक्वल टू होगा ए प्लस सी डिवाइड बाय 2 के इक्वल होगा। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। दैट मीन्स जब हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम डिफाइन करना हो तो आपको नेचुरल नंबर लिख के उसके सम करने की जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले को लगा के मात्र 5 से 10 सेकेंड के भीतर ही उन नेचुरल नंबर का सम डिफाइन कर सकते हो। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 डैश। इस प्रकार से आपको चाहे कितने भी नंबर का सम डिफाइन करना हो आप इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर फॉर्मूला है सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हमें क्या करना है? एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। दैट मीन्स अगर हमें ए स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डैश करके और कहीं तक भी हमें निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। एन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और डैश करके अगर हमें निकालना हो सम तो हम n प्लस 1 बाय 2 जो फॉर्मूला है उससे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा 6 नंबर फॉर्मूला है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। किसके लिए है बेटा? फर्स्ट एन इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब है 2 4 6 8 डैश। इन नंबरों का सम निकालने के लिए हम अप्लाई करेंगे n प्लस 1 को। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर। दैट मीन्स 1 3 5 7 इस टाइप के नंबर का सम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एन स्क्वायर। एंड नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर 2n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाय 3। एंड लास्ट हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर n ब्रैकेट के अंदर 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आज जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझे हैं वो सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। यदि क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।